नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड क्यों नहीं होता, या कोई तालाब बस पानी का एक गड्ढा क्यों नहीं? तो इसका जवाब छिपा है उन लिविंग फोर्सेस में जो इन जगहों को एक धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम बनाती हैं। और ये लिविंग फोर्सेस ही हैं बायोटिक फैक्टर्स। ये टॉपिक ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिहाज से एक कोर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसे मिल के समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। फिर हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जीवित और निर्जीव चीजों के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम इकोसिस्टम के 3 मेन प्लेयर्स से मिलेंगे: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। फिर हम देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे कॉम्प्लेक्स वेब में जुड़े हैं, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब हमारे प्लैनेट के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, इकोसिस्टम्स द लिविंग पिक्चर। इससे पहले कि हम बायोटिक फैक्टर्स की गहराइयों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि एक इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। तो सवाल ये है कि एक जंगल सिर्फ पेड़ों, मिट्टी और पानी का कलेक्शन क्यों नहीं है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इन सब जानदार और बेजान चीजों को एक साथ लाकर एक डायनामिक लिविंग सिस्टम में बदल देती है? बहुत सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो इकोसिस्टम एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जहां इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायोटिक फैक्टर्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट यानी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ रहते हैं। और यहां सबसे जरूरी शब्द है इंटरैक्टिंग। ये जो लगातार लेन देन और निर्भरता है, यही इसे एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो अब हमें इकोसिस्टम का बेसिक आइडिया तो हो गया है। अब इसके 2 फंडामेंटल हिस्सों को तोड़कर देखते हैं, बायोटिक वर्सेस एबायोटिक, मतलब लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये फर्क देखा जाए तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बायोटिक फैक्टर्स यानी वो सब कुछ जो लिविंग है या कभी लिविंग था, और अबायोटिक फैक्टर्स ये एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग केमिकल और फिजिकल पार्ट्स है जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जंगल में पेड़, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब बायोटिक हैं, है ना? और सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक मिलकर ही उस इकोसिस्टम को पूरा बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द 3 की रोल्स। मतलब इस लिविंग वर्ल्ड में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, हर जीव का इसमें क्या रोल है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। ये इकोसिस्टम के सेल्फ स्टार्टर्स हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस से, सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलकर। बड़े बड़े पेड़ों से लेकर समंदर के छोटे छोटे एल्गी तक, ये ही पूरी फूड चेन की फाउंडेशन है। इनके बिना कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एनर्जी के लिए दूसरों को कंज्यूम करते हैं। इसमें भी लेवल्स हैं। जो सीधे प्रोड्यूसर्स यानी पौधों को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे हिरण। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि शेर। और ये चेन आगे चलती जाती है। और फिर आते हैं डीकंपोजर्स या सैप्रोट्रोफ्स। ये इकोसिस्टम के अनसंग हीरोज हैं, इसके सफाई कर्मचारी। इनका काम है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करना, मतलब मरे हुए पेड़ पौधे, जानवरों को सड़ा गलाकर जरूरी न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में लौटा देना। सोचिए, ये नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है। फंगस और बैक्टीरिया इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो अब देखिए, ये तीनों रोल्स मिलके एक परफेक्ट साइकिल कैसे बनाते हैं। नंबर 1, प्रोड्यूसर्स सूरज से एनर्जी कैप्चर करते हैं। नंबर 2, कंज्यूमर्स उस एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। और नंबर 3, डीकंपोजर्स बचे खुचे मटेरियल को रिसाइकिल करके न्यूट्रिएंट्स वापस सिस्टम में डाल देते हैं। कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना है? तो ठीक है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स हैं। लेकिन असल में इनका रिश्ता एक सिंपल फूड चेन जैसा सीधा नहीं होता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरैक्शंस है, एक उलझा हुआ जाल। चलिए इस जाल को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए,
रियल लाइफ में चीजें सिंपल नहीं होती। कोई भी जानवर सिर्फ एक ही चीज नहीं खाता। जैसे एक बाज सिर्फ चूहे नहीं खाता, वो सांप भी खा सकता है, खरगोश भी। इसी वजह से हम एक सीधी फूड चेन की बात नहीं करते, बल्कि एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब की बात करते हैं। इस फूड वेब के अंदर कई तरह के इंटरैक्शंस होते हैं, जैसे कंपटीशन, मतलब संसाधनों के लिए होड़, प्रिडेशन यानी शिकारी और शिकार का रिश्ता, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, सिम्बायोसिस, यानी लंबे समय तक साथ रहने वाले रिश्ते। तो ये सिम्बायोसिस क्या है? ये दो अलग अलग स्पीशीज के बीच का एक क्लोज लॉन्ग टर्म रिश्ता है, और इस रिश्ते का नतीजा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या न्यूट्रल भी, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों का फायदा है, एक विन विन सिचुएशन, जैसे मधुमक्खी और फूल। दूसरा है कॉमनसेलिज्म। इसमें एक को फायदा होता है पर दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, जैसे एक पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड। और तीसरा है पैरासाइटिज्म। इसमें एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, जैसे मच्छर और हम। तो अब तक हमने काफी कुछ देख लिया। अब बिग पिक्चर देखते हैं। आखिर ये सारे बायोटिक फैक्टर्स इकोसिस्टम की हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए इतने मैटर क्यों करते हैं? Why does it matter? ये जो बायोटिक इंटरैक्शंस का जाल है ना, यही किसी इकोसिस्टम को उसका स्ट्रक्चर, उसकी रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की ताकत और उसका कैरेक्टर देता है। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग के फ्रेम की तरह है जो उसे खड़ा रखता है। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, बायोटिक फैक्टर्स एनर्जी फ्लो को चलाते हैं। दूसरी बात, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन्हीं की वजह से होती है। तीसरी, पॉपुलेशन डायनामिक्स, मतलब किस स्पीसीज की आबादी कितनी होगी ये भी यही तय करते हैं, और इसीलिए कंजर्वेशन के लिए इन्हें समझना नॉन नेगोशिएबल है, बेहद ज़रूरी है। एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस पूरी बात को सम अप करता है। एक इकोसिस्टम में हर लिविंग थ्रेड जुड़ा हुआ है। एक को खींचो और पूरा वेब कांप उठता है। ये हमें इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी है। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, अगर कोई एक कीस्टोन स्पीशीज, मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसका इम्पैक्ट उसके साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है, या फिर सारे डीकंपोजर्स अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? क्या पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है? इस सवाल के जवाब में ही इन बायोटिक फैक्टर्स की असली अहमियत छुपी है।